गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो डिस्कशन है वो इस टर्म का जो आरटीपी है नवंबर 20 टर्म का उसको डिस्कस करने के लिए है, उसको सॉल्व करने के लिए है। मैं आपको एक बढ़िया न्यूज या बढ़िया बात बता दूं कि पूरी आरटीपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है। मीन्स इंटायर आरटीपी इज फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल ऑफ माइंड जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है। फिर भी जो चेंजेस ये लोग आरटीपी में करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने डाला और उस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए 12 पॉइंट है, तो ये लोग उस 12 पॉइंट को 10 पॉइंट बना करके क्वेश्चन डाल देंगे। फिगर को आधा कर देंगे या 1.5 गुना कर देंगे या थोड़े थोड़े चेंजेस कर देंगे, 20% ऊपर 20% नीचे कर देंगे। जो थोड़े से टफ वाले पैराग्राफ है उनको हटा करके इजी सा क्वेश्चन ये लोग कर देंगे। तो सारे क्वेश्चंस में अगर कहीं कहीं भी चेंजेस किया गया है, देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें कोई चेंज नहीं है, और जहां जहां थोड़े मोड़े चेंज किए गए हैं उन्होंने क्वेश्चन को आसान कर दिया है। फिर भी क्योंकि आरटीपी 2020 नवंबर वाला हमें कंप्लीट करना है, हम बनाएंगे क्लास में, तो एकदम सेम टू सेम सम जो रहेगा उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास सॉल्व किया हुआ है। वो टाइम बचाएंगे। ओके, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने का ट्रूली कोई मतलब नहीं। और अभी क्या नाम है, जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं मान लीजिए उनको हम लोग क्लास में बैठ करके सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। ग्रुप 1 के आपके पूरे सिलेबस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो आप आराम से कंफर्टेबली बिना प्रेशर के जो आप लोगों को मेरी क्लास में पढ़ाया गया है उसके साथ आप आराम से जा सकते हो। हाँ, एक बात और है कि कैश रिजर्व ग्रुप 2 के लिए कैश रिजर्व रेशियो जो 4% आप लोग पढ़ते थे उसको 3% कर दिया गया है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए मेरा व्यू है, ये देखिए एसएलआर का रिक्वायरमेंट है। ये जो 18.5% आप लोगों को मैं बताया था कि ये आपको यूज करना है, अब मेरा व्यू ये है कि 18.25% यूज करना चाहिए क्योंकि जनवरी 4 से ये इफेक्टिव हो गया है, और जनवरी 4 से अगर इफेक्टिव हो गया है तो नवंबर के बीच में 6 महीना आराम से हो जाता है। अप्रैल 11 वाला ना नवंबर से 6 महीना नहीं होता है, तो अप्रैल 11 वाला भी तो नवंबर में 6 महीना हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, तो 18% ही ले लो। मैं तो बोलूंगा एसएलआर को 18% ले लो और लिख देना कि इट हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 11, 2020, सो वी आर यूजिंग 18% एज एसएलआर। ओके, 18.25 भी मतलब 18% ही ले लो। ओके, और ये चीज लिख देना कि अप्रैल 11, 2020 से हुआ है तो हम लोग वही वाला ले रहे हैं। और सीआरआर को आप लोग 3% लीजिएगा, कैश रिजर्व रेशियो आप लोग 3% लीजिएगा। ओके, तो उसके बाद अब अपने चलो आरटीपी डिस्कस करते हैं। लेट मी स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये क्रेडिट साइड है। इवन प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग बना चुके हैं, P&L बना करके ट्रायल के क्रेडिट साइड में दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। असेट्स दिया हुआ है, असेट साइड में कॉल्स इन अरियर है जिसको आप लोग कैपिटल से माइनस करके दिखाते हो, एंड दीज आर द डिटेल्स। और आपको बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड to prepare the balance sheet of the company as required under Schedule 3 of the Companies Act। तो Schedule 3 जो 3, 4, 4, 5, 6 जो मैं बोलता था कि शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी का 4 आइटम, करेंट लाइबिलिटी का 4 आइटम, उस तरीके से खाली बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करके देना है। टाइम तो लगेगा, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है। एकदम सेम क्वेश्चन मेरे बुक में जो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 19 है उसमें ये सेम क्वेश्चन बनाया हुआ है। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब इस क्लास को करने बैठेंगे तो आप सबसे पहले जो आरटीपी है वो प्रिंट ले करके
क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, या खाली क्वेश्चन कम से कम प्रिंट लेकर के बैठोगे। क्वेश्चन खाली प्रिंट लेकर के बैठ जाओ, सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आप अपने लिए देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 9 पेज 19 है। फिगर को 30-40% से चेंज कर दिया गया है, तो हम लोग इसको बैठ के क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे। मैं जब सॉल्यूशन भी करवाया होऊंगा तो पहला या दूसरा सम करवाया होऊंगा क्लास में, ओके। तो अपनी स्टोरी ये बनी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपने स्टडी मॉड्यूल का, मेरे मैथ का क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 19 है। तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, खाली बैलेंस शीट के फॉर्मेट का सम है। ये क्वेश्चन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को लेकर के लॉस मेकिंग कंपनी का, जिसमें इफेक्टिव कैपिटल निकाल करके वो जो स्लैब में डाल करके जो रेम्यूनरेशन निकलता है ना कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप कितना दे सकते हो, तो ये इफेक्टिव कैपिटल का सम है। शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिनको ऐड करते हैं, रिजर्व्स है, जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, सिक्योरिटी प्रीमियम है ये बनता है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को लेकर के हमेशा ये बहस रहेगा कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम इस रिजर्व्स में इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन ने क्लियर कट करके नहीं लिखा, अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, और यहां पे लिखा दीज आर द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द करेंट ईयर, इंफॉर्मेशन बोला है। अब ये रिजर्व्स है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सेफली आप ये मान सकते हो कि अलग अलग दिया है तो रिजर्व्स अलग से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से होगा। अगर कोई इसको इंक्लूडेड भी मानता है तो आप अलग से नोट्स में लिख देना कि भाई आई हैड अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस। बाकी इफेक्टिव कैपिटल निकाल करके स्लैब में डालने वाला स्टोरी था। आराम से आप सम बना सकते हो अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 27 में सेम सम है, मैंने क्लास में करवा रखा है, तो अपने इस क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देन कम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग कैश बैलेंस जो एकदम लास्ट में लिखना पड़ता है रिकॉन्सिलिएशन के लिए, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स, financing activity, sale of fixed asset, investing activity, payment to supplier, operating, purchase of investment, investing, fixed asset, investing, wages, salary, selling and admin, operating, payment of income tax, operating में ही last part में, payment of dividend, finance, repayment of bank loan, finance, interest paid on bank loan, finance, और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ जिसको अलग से आपको लिखना है, रिकॉन्सिलिएशन में लास्ट में लिखना पड़ता है। तो ये कैश फ्लो बनाने बोला है। सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने क्लास में बना रखा है, मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 53 में था। आप लोग दोबारा जाकर के देख लीजिएगा। इसमें 2 आइटम इन्होंने ऐड कर दिया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। तो इट्स फाइन, वी हैव डन दैट, इट्स इजी, pretty easy for us. So let's move forward. And then pre and post incorporation profits. ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके दिया हुआ है, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, सैलरी, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डायरेक्टर्स फीस, बैड डेट, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, सेलिंग एक्सपेंस, डिप्रीशिएशन, नेट प्रॉफिट निकाला गया है। बोला है कि प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट को अलग अलग बना करके दीजिए। सेल्स रेशियो 1:3 दिया हुआ है, तो अगर सेल्स रेशियो दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशियो, एडवर्टीजमेंट विल बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशियो, डायरेक्टर्स फीस विल गो इन द पोस्ट, bad debt will be divided in sales ratio, commission to selling agent will be divided in sales ratio, selling expense को sales ratio में आप डिवाइड करोगे। सेम सम बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पेज 64 में, थोड़ा सा चेंज है, माइनर हियर एंड देयर, फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए इन्होंने लिखा रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट द रेट ऑफ 3000 पर मंथ
अप टू सितंबर एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड बाय 600 रुपया पर मंथ। इन लोगों का कंपनी टेक ओवर हुआ था अप्रैल में, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था अगस्त में, और ईयर एंडिंग 31 मार्च का था। तो मैं अगर थोड़ा सा रिवीजन के लिए अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूं, तो टेक ओवर डेट, अपने वो 3 ठो डेट सबसे पहले लिखते हैं ना। टेक ओवर डेट 1/4, इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट अगस्त, ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो अगर आप टाइम रेशियो देखोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 महीना। सो दैट इज 1:2। सेल्स रेशियो अगर आप देखोगे सम में दिया हुआ है 1:3। आइए रेंट का बात करते हैं। अगर हम इसका एक वर्किंग नोट बनाएं रेंट का, तो पीएल में टोटल रेंट दिया हुआ 39,600, ओके, और रेंट के लिए लिखा हुआ 3,000 पर मंथ अप टू सितंबर। तो रेंट का टोटल है 39,600। अगर प्री वाला रेंट आप देखोगे, आप अच्छे से लिखना, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो उस समय 3,000 रुपया रेंट था, और 3,000 करके 4 महीना का लगा होगा, तो 3,000 इंटू 4 महीना 12,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का हो गया। पोस्ट का पीरियड का अगर आप देखोगे तो 3,000 का 2 महीना और लगेगा, अगस्त और सितंबर, क्योंकि सितंबर के बाद रेंट बढ़ा है। देखो फिर 3,600 रुपया हो गया, तो 3,000 इंटू 2 प्लस 3,600 इंटू 6, तो टोटल 12 महीना हो गया। अब अगर आप 3,600 इंटू 6 करोगे तो इट इज 21,600 प्लस 6,000, 27,600, और टोटल आप देखिए 39,600 से मैच भी कर रहा, तो कैलकुलेशन एरर भी चेक हो गया। तो ये रेंट प्री और पोस्ट में इस तरह से डिवाइड होगा, एकदम इजी सा सम है। वी हैव डन दिस, ओके। फिर भी मैं देख लें कि एक बार आरटीपी भी बना लिए, आरटीपी डिस्कस कर लिए सर, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो देयरफॉर ये सब चीजें कॉन्फिडेंस के लिए बना के जाना चाहिए। जितना भी घंटा लगे हम लोगों को, हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। हाँ, और जो मुझे लगे इसके बारे में बात कर लेना एक बार, बच्चों का थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएगा, बच्चे रिफ्रेश हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको करवा रहा हूं, ओके। उसके बाद देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए क्या लिखा कि ट्रैवलिंग में 7,200 रुपया सेल्स प्रमोशन है, तो वो सेल्स रेशियो पे डिवाइड होगा, और बाकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो टाइम बेसिस पे डिवाइड करना है, तो लिख ही दिया। अब टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा 25,200। तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सेल्स प्रमोशन और बैलेंस, ट्रैवलिंग ही नाम दे दीजिए, ट्रैवलिंग। सेल्स प्रमोशन का खर्चा बताया उन्होंने 7,200, और बाकी बच गया 18,000। इस तरह का वर्किंग जरूर बना दीजिएगा। इसको आप बताएंगे सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो इज 1:3, और ये टाइम रेशियो में 1:2। तो प्री का हो जाएगा 1800, पोस्ट का हो जाएगा 5400, और 18,000 को डिवाइड करोगे तो प्री का हो जाएगा 6,000, पोस्ट का हो जाएगा 12,000। हाँ, आप जब पीएल में इसको लिखेंगे ना, तो आप 2 पार्ट करके भी लिख सकते हो कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और नहीं तो फिर दोनों जोड़ देना, 6,000 और 1,800, 7,800 बन जाएगा प्री में, और 12,000 और 5,400, 17,400 बन जाएगा पोस्ट में। तो ट्रैवलिंग को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। ये देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन शीट दिखाता हूं जो आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये देखिए 2 पार्ट में दिखाया है।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को प्री पोस्ट में किया 6,000 12,000, सेल्स प्रमोशन को प्री पोस्ट में किया 1,800 और 5,400। अब आइए आगे चलते हैं। आगे डिस्कशन बनता है डिप्रीसिएशन का। तो डिप्रीसिएशन के बारे में लिखा है कि इंक्लूड 900 रुपया उन असेट्स के लिए है जो पोस्ट में खरीदे थे। तो 900 रुपया पूरा पोस्ट है, बाकी प्री पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो हो जाएगा। तो ये रहा डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन कहां गया, ये रहा 14,400। तो इसमें 900 को तो पोस्ट में अलग से कर लो, पोस्ट का ही है। बाकी 14,400 से 900 माइनस कर दो, बचा 13,500। 13,500 को टाइम रेशियो में 1:2 में डिवाइड कर दो। उसके बाद लिखा परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर। अच्छा, तो ये टाइम रेशियो में 4:2 हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर में पेमेंट किए हो, जबकि कंपनी का कंपनी को टेक ओवर 1 अप्रैल को कर लिए थे। तो 6 महीना बाद पीसी का पेमेंट हुआ। तो 6 महीना में पहला जो अप्रैल मई जून जुलाई है वो प्री का है, और अगस्त और सितंबर खाली 2 महीना ही पोस्ट का है। तो इंटरेस्ट को तो टाइम बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट है, कहां गया इंटरेस्ट टू वेंडर, हाँ 6,300। और इसका टाइम रेशियो 4:2 है। प्लीज वो 1:2 मत लीजिएगा जो ऊपर में है, वो तो टोटल एक्सपेंस का है जो पूरे साल भर लगता है। ये 6 महीना में पेमेंट हो गया, सितंबर में पेमेंट हो गया। तो अप्रैल में जून जुलाई प्री का, अगस्त सितंबर पोस्ट का। तो अपना प्री का हो जाएगा 4,200 और पोस्ट का हो जाएगा 2,100। डिप्रीसिएशन का वर्किंग नोट मैंने नहीं बनाया, और एकदम सिमिलर टाइप का सम वी हैड डन इन द क्लास, एंड दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 64. So now I am moving to the next sum, which is my question number 5. See this. It's on bonus. ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है, इश्यूड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर पार्टली पेड है। बोनस में हम लोग पार्टली पेड शेयर को बोनस नहीं दे सकते, उनको फुली पेड करना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, वी कैन कंफर्टेबली यूज इट फॉर बोनस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको सबसे पहले बोनस में यूज करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम इज कलेक्टेड इन कैश, तो वी कैन यूज इट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन यूज, ऑल द रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर बोनस। अगर यहां रिवैल्यूएशन रिजर्व होता तो मैं यूज करने नहीं देता। 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल किया, 2 जर्नल एंट्री मारेंगे, कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल। उसके बाद मनी भी रिसीव हो गया 20 तारीख को। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो कैपिटलाइज करेगी बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 1 फॉर एवरी 4 मीन्स इनका 40,50,000 का कैपिटल है। फुली पेड करने के बाद 40,50,000 हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 रुपया करके जब आप मंगाए होंगे कॉल का, तो 4,05,000 शेयर 8,10,000 रुपया मंगाए होंगे। 8-10 इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल कैपिटल 40,50,000 का हो जाएगा। तो 1:4 का बोनस है। तो अगर आप 40,50,000 का बोनस देंगे 1:4 में, तो 10,12,500 रुपया आपको बोनस देना पड़ेगा। ये सब सेम सम ना, हम अभी एक तो टेस्ट लिए थे, टेस्ट में भी बच्चों को डाल करके दिए थे, बच्चों ने टेस्ट में भी किया होगा, सोल्यूशन भी उनका दिया हुआ है। तो अब ये बोनस देना है। सम में साफ साफ लिखा हुआ है कि P&L को सबसे कम यूज करना है। मतलब GR को जैसे यूज करना है कर लो, CRR को कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, बोनस में यूज हो सकता है आराम से। PL को जितना कम हो सके यूज करना है। तो आइए मैं खाली इतना पोर्शन का जर्नल कर देता हूं कि सबसे पहले CRR लेना है 1,80,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन कैश 1,12,500। फिर जनरल रिजर्व ले लेना है 5,40,000। फिर बैलेंस P&L से लेना है 2 बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
10,12,500। तो 1,80, 1,12,500, 5,40 माइनस 10,12,500, 1,80,000 रुपया पीएल से लेना पड़ेगा। फिर एक एंट्री आ जाएगी, बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,12,500। अच्छा, एक चीज बोलना था बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो अपना पुराना कैपिटल है 40,50,000, 32-40 को फुल्ली पेड किया तो 40-50 हो गया। 40-50 के बाद 10 लाख का, अगर राउंड ऑफ में बात कर रहा हूं, अगर 10 लाख का हम लोगों ने बोनस ऐड भी किया तो इशूड कैपिटल 50 लाख के आसपास आ गया, 50,60,000 के आसपास, 62,500 टू बी प्रिसाइज। तो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल 60 लाख रुपए की है। तो our authorized capital is still within, our issued capital is still within the limits। तो हमें अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा हो जाता, जैसे मान लो इशूड कैपिटल 60 लाख की जगह 65 लाख हो जाता, तो 5 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाने का एक नोट देना पड़ता है कि वी हैव टू इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। वो इस क्वेश्चन में नहीं है। सो इसी तरह का सिमिलर सम विथ अ स्मॉलर बेस, छोटे बेस के साथ ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है। इजी माने इससे डिफिकल्ट सम क्लास में कराया हुआ है। मेरे वो सब क्वेश्चन में इससे ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 68 को देख सकते हो। वेरी सिमिलर सम हैज बीन सॉल्व्ड इन द क्लासरूम। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि 5 क्वेश्चन हैं, पहले 5 ये सारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली बुक से हैं और पांचों के पांचों सम हमने क्लास में कर रखे हैं। अब आइए अगला वाला सम राइट के ऊपर है। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 67 में सिमिलर सम किया हुआ है। फिर भी बच्चे छोड़ दें तो मेरे को मन है कि मैं थोड़ा सा देख के एक बार करवा दूं। कंपनी ने ऑफर किया, फेस वैल्यू 100 रुपीज का है, 25% प्रीमियम में माने 125 रुपए में कंपनी ऑफर कर रही है और रेशियो दिया उन्होंने 1 for every 5 shares, 1 for every 5 shares और कम राइट प्राइस 200 रुपया दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको एक्स राइट प्राइस निकालना है और वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। तो इसको मैं अगर क्लास में आपके साथ एक बार रिवाइज करने के लिए बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग बुक, आपके पास जो आरटीपी है जेरोक्स क्या नाम प्रिंट कराया हुआ, उससे देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहा हूं। तो राइट का रेशियो है 1:5, कम राइट प्राइस है 200, ऑफर प्राइस है 125। अगर मैं एक्स राइट प्राइस आपसे मांगूं तो इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। 5 का एक रेशियो है, तो जिसके पास भी 5 शेयर 200 रुपया वाला है उसको एक शेयर 125 में मिलेगा। तो 5 into 200 प्लस 1 into 125 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा 1125 बाई 6, 187.5। अब अगर आपको वैल्यू ऑफ राइट चाहिए तो इसके 2 फॉर्मूला हैं। दोनों फॉर्मूला का लॉजिक बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया था, एक बार और कर देता हूं। पहला फॉर्मूला है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। इसको आप यूज कर सकते हो आराम से। यह है 200 माइनस 187.5, जिसका आंसर आएगा 12.5 रुपया। ये जो 12.5 रुपया वैल्यू ऑफ राइट है, ये इस तरह से बोला जाएगा कि अगर मेरे पास 5 शेयर थे ओरिजिनली तो मुझे एक राइट का ऑफर आएगा, 1:5 बोला, तो मैं उस राइट को अगर रिनाउंस करने जाऊंगा
तो हम 12.5 नहीं मांगेंगे, 12.5 इंटू 5 रुपया मांगेंगे, उसे इंटू 5 मांगेंगे, क्योंकि ये 5 के बेसिस पे 12.5 निकला हुआ है। माने एक्चुअल में उसे 12.5 इंटू 5 मांगेंगे, 62 रुपीज 50 पैसा। जिसको भी हम अपना राइट रिनाउंस करेंगे, हम उसको बोलेंगे गिव मी 62.5 रुपीज फॉर वन राइट, फॉर वन राइट। और नहीं तो बोलो गिव मी 12.5 बेस्ड ऑन माई होल्डिंग ऑफ 5 शेयर्स, तो भी इंटू 5 करोगे तो 62.5 ही है। इसीलिए 62.5 में डायरेक्ट निकालने का भी फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, विच इज नथिंग बट 187.5 माइनस 125, जिसका आंसर 62 रुपया 50 पैसा आता है। ये भी वैल्यू ऑफ राइट है, लेकिन ये फिर इस 1 के बेस पे बोला गया है। अगर आपको 62.5 बोलना है तो ये 1 के बेसिस पे हो गया, और अगर आपको 12.5 रुपया बोलना है तो इस 5 के बेसिस पे हो गया। अब आइए अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 7, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मैं आपको बोला भी था कि एक चेंज है, अमेंडमेंट है, और वो ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज करने नहीं देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स को भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना मना हो गया है। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर के प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, माने बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, लेकिन पोरोड और पोरोप्स को एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज मत करना, इंस्टीट्यूट का व्यू पॉइंट है ये। तो ऐसा सम ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नहीं बनाया है, बहुत इजी सा सम है, बेसिक सा सम है, लेकिन क्योंकि नया है तो मैं क्लास में करवा देता हूं। बैलेंसेस दिया है, शेयर कैपिटल 75,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 7.5 लाख, 2250 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2,25,000, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है 1.5 लाख, कहां से आया है क्या चीज से आया है नहीं बताया, जनरल रिजर्व 1.5 लाख, P&L अकाउंट 1,12,500। ऑन 1 April director decided to redeem the preference share at 10% premium by using reserves. You are required to pass journal entries. पहला जर्नल एंट्री आपको याद होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,25,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 22,500, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 247,500. Second entry will be preference share holders account debit to bank 247,500. अब इस पोरोप्स को एडजस्ट करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम है भी नहीं। देखो यहां बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, होता तो भी मैं यूज करने नहीं देता, और ये बदलाव मैं आपको वीडियो नोट में, ऑडियो नोट में बता भी दिया था। तो सर क्या करें, पीएल यूज कर लो, जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो। P&L अकाउंट डेबिट टू पोरोप्स 22,500। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, तो सीआरआर तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी कैपिटल रिडीम हो, इवन इक्विटी शेयर बाईबैक में भी सीआरआर बनाना पड़ता है। फ्रेश इश्यू अगर मैं ले आता ना इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर का, तो सीआरआर बनाने से बच जाता। तो मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा, तो मेरे को फ्री रिजर्व से सीआरआर बनाना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व के बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे, वो रिवैल्यूएशन का है कि रियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड है, फ्री है कि नहीं है। तो लेट्स अवॉइड दी क्रिटिसिज्म, लेट्स अवॉइड दी क्या उसको बोले कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट। जनरल रिजर्व 1.5 लाख का है, यूज कर लो, बाकी P&L यूज कर लो, 75,000 का बैलेंस तो है ही, टू सीआरआर 2,25,000 बन जाएगा।
नरेशन जरूर दे दीजिएगा। बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अमाउंट ड्यू, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यूज्ड अगेंस्ट और रिटर्न ऑफ अगेंस्ट P&L, बीइंग CRR क्रिएटेड, छोटा छोटा नरेशन दे दीजिएगा। तो ये 4 जर्नल एंट्री प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का फेमस जर्नल एंट्री मैंने RTP से कवर करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को लेकर के है। लिखता है XYZ लिमिटेड, ये मैं क्लास में करवाऊंगा। ऐसे ये सम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 6 के एक पैराग्राफ से जिसको बोलते हैं हिंदी में टिपा हुआ, मतलब वहां से लिया हुआ है, बट फिर भी इसको मैं क्लास में करवाना चाहता हूं। XYZ लिमिटेड हैज इश्यूड 1000 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स of 100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and conditions, these debentures were redeemable at a premium of 5%. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of 10 each at a premium, at a price of 20, माने premium of 10, and the balance in cash. Okay. तो 20% पैसा आप शेयर में ले सकते हो, 80% पैसा आपको कैश में लेना होगा। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000, ओके, नॉट नंबर, नंबर तो खैर ऐसे भी 1000 ही नंबर है। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 ऑप्टेड, माने 200 डिबेंचर, 100 रुपया फेस वैल्यू का अगर 20,000 रुपया का डिबेंचर हुआ तो 200 डिबेंचर। दे ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड एंड कैश पेड फॉर रिडीमिंग ओनली द 20,000 रुपीज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ओके, सो वेरी इजी सा स्मॉल सा सम। आइए मैं ऐसे करके बताता हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 200, इनका फेस वैल्यू है 20,000। इसको प्रीमियम देंगे 5%, 5% है ना, हाँ 5%, 1000 रुपया। तो टोटल ड्यू बनेगा 21,000। पेबल इन कैश है 80%। $16,800 ये एक मांगा है फिगर निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। पेबल इन इक्विटी है 20%, $4,200। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो वो हो जाएगा 4,200 बाई 20, 210 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग इश्यू करेंगे और 16,800 रुपया कैश में देंगे। तो उनका 21,000 का पेमेंट हो जाएगा उस डिबेंचर होल्डर को जिसके पास 20,000 फेस वैल्यू का डिबेंचर था। तो ये एक आरटीपी का छोटा सा सम। इसका बड़ा सारा सम फुल जर्नल एंट्री के साथ, बाकी जो 200 डिबेंचर को छोड़ के और जो डिबेंचर भी थे 800, वो लोग पूरा कैश ऑप्ट किए थे, उसका भी हिसाब के साथ बड़ा सम आपको क्लास में कराया गया है। उसको फ्रैक्शन करके, पार्ट करके आपके सामने सम डाल दिया गया है।
अब अपने अगला सम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को लेके है। 2 सम है इसमें। इन दोनों सम को मैं क्लास में कराता हूं, क्लास में कराया हुआ है, लेकिन मैं अभी यहां पे कराने के मूड में हूं। आइए पढ़ते हैं। 9 का ए। इन 2018 रॉयल लिमिटेड इश्यूड 12% फुली पेड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च। ये डेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है। ऑन 1 दिसंबर मिस्टर कुमार यानी हम लोगों ने 10,000 डिबेंचर परचेस किया एट ए प्राइस ऑफ 101 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें मिला हुआ है। तो हम लोगों ने परचेस कब किया? 1 दिसंबर को। और पिछला इंटरेस्ट कब कंपनी ने पे किया था? 30 सितंबर को। तो कितने महीने गुजर गए बेटा? अक्टूबर और नवंबर गुजरा। उसके बाद लास्ट इंटरेस्ट से हिसाब होता है ना। तो 2 महीना का वो गुजरा टाइम पीरियड। तो 2 महीना का इंटरेस्ट 2 रुपया होता है, क्योंकि 12% लिखा है ना। फेस वैल्यू 100 है, तो साल का 12 रुपया इंटरेस्ट हो गया, महीना का 1 रुपया हो गया, तो 2 महीना का 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपया इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है 101 में। और 99 रुपीज जो है वो हमने उसके लिए दिया है, डिबेंचर के लिए। ऑन 1 मार्च द फर्म सोल्ड ऑल द डिबेंचर्स एट 106 कम इंटरेस्ट। अच्छा, 1 मार्च, तो लास्ट इंटरेस्ट तो अभी भी 30 सितंबर ही है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीना गुजर गया। तो 5 महीना का 5 रुपया इंटरेस्ट हो गया, वो इस प्राइस में इंक्लूड है। हम लोगों ने 106 रुपया में सेल भी कर दिया सारा डिबेंचर, तो वो इसमें इंक्लूड है। तो 5 रुपया हम लोग ब्याज का लेंगे। अब तो बेच रहे तो लेंगे, उस समय जब खरीदे थे तो हम दिए थे 2 रुपया ब्याज का, और 101 में माल खरीदे थे तो 99 रुपीज डिबेंचर का पेमेंट किए थे। अभी 106 में बेचे हैं तो 5 रुपया ब्याज का, 101 रुपया डिबेंचर का है। तो बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके दी। एकदम बेसिक सम है मेरे बच्चों। तो सेम सम क्लास में बनाया हुआ भी है, सिमिलर टाइप का। डिबेंचर में हम लोग 3 कॉलम का लेजर बनाते हैं। नंबर, कॉस्ट या अमाउंट और इंटरेस्ट। नंबर, कॉस्ट या अमाउंट और इंटरेस्ट। हम लोग परचेज कब किए? 1 दिसंबर को। टू बैंक। नंबर है 10,000। 2 रुपया करके ब्याज का दिए 20,000। और 101 में ये 2 रुपया इंक्लूड है, तो 99 कॉस्ट का। तो 99 इंटू 10,000, 9,90,000। मार्च में बेच दिए 1 मार्च को, तो बाई बैंक। बीच में इंटरेस्ट का डेट भी नहीं आया, सितंबर और मार्च है। सितंबर मार्च के एंड में है, तो इंटरेस्ट हम लोगों को कंपनी से नहीं मिलेगा, हम लोग बेच के ले लेंगे। 10,000 में 10,000 पूरा बेच दिए। 5 महीना का 50,000 ब्याज मिला, और 106 रुपए में 5 इंक्लूड था, तो 106 माइनस 5 101 में बेचे, तो 10,10,000 हमको डिवेंचर के अगेंस्ट में मिला। तो दोनों में ही प्रॉफिट हुआ। 2PL में यहां पे 20,000 आ जाएगा, और 2PL में यहां पे 30,000 आ जाएगा। टू PL का एंट्री आप 31 मार्च को कर दीजिएगा, अज्यूमिंग दैट आवर ईयर एंड्स इन 31 मार्च। वो तो 1 मार्च तक ही बनाने बोला है, तो 1 मार्च ही लिख दीजिए। 31 मार्च क्यों लिखते हैं? नंबर का 10,000 मैच कर गया। ये 10,10,000, बैलेंसिंग फिगर 20,000 प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स। और ये 3 महीना ही तो मेरे पास डिबेंचर रहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 1 मार्च को तो बेच ही दिए, तो 3 महीना का 3 रुपया करके 30,000 मेरे इंटरेस्ट के नाम से PL में चला जाएगा। कोशिश करना कि ये लाइन इस तरह से एग्जाम में टान के रखो
जब भी नंबर कॉस्ट अमाउंट लिखते हो तो कॉस्ट और अमाउंट के नीचे, इंटरेस्ट के नीचे रुपीस जरूर लिखना, इस तरह से। इस तरफ में डेबिट, इस तरफ में क्रेडिट जरूर लिखना। स्केल अगर टाइम मिले तो स्केल यूज करो, नहीं तो हाथ से यूज करो। अगर ये हाथ से नहीं टान सको तो फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह का एक सम मैंने बनाया, छोटा सा सम था, वी डिड इट। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 9 बी। ये सेम सम मेरे बुक में नहीं है, बट एन नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने इसको कवर किया है। आइए मैं दिखाता हूं। मिस्टर एक्स अक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑन कम राइट बेसिस। शेयर खरीदा कम राइट, कम राइट वर्ड याद होगा, 60,000 रुपीज में। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्स एन ऑफर of right to acquire fresh shares of the company in the proportion 1:1 at 105 रुपया। 1:1 पे उसको राइट का ऑफर आया। 200 शेयर था तो 200 का ही राइट आया, 105 रुपया में खरीदने का। ही डजंट सब्सक्राइब बट सेल्स ऑल द राइट फॉर 15,000 रुपया। तो ये राइट रिनाउंसिएशन का जो पैसा मिला उसका ट्रीटमेंट है। जब एग्जाम में आप इसका सम को सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे कि द राइट रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स is generally transferred to profit and loss account as income, but if the original, याद रखिएगा मैं वर्ड फिर से रिपीट करता हूं, 5-6 बार क्लास में बोला है, but if, आप भी मेरे साथ रिपीट करो, but if the original shares are purchased on come right basis and on their becoming ex right if the market price has fallen down below cost, then to the extent of that fall, जितना रुपया दाम गिरा, the renunciation money will be used to reduce the cost of the investment and rest of the renunciation money will go to P&L। इस एग्जांपल में देखते हैं, लिखता है the market price of the share after becoming ex right has gone down to 50,000। जिन शेयर्स को हमने 60,000 में खरीदा था उसका दाम गिर के 50,000 हो गया, तो 10,000 इज द फॉल। तो हमें जो 15,000 रुपया राइट रिनाउंसिएशन का मिला वो टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल, यानी 10,000 रुपया उसमें से इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगा और बाकी जो 5,000 रुपया मिला हमें वो पीएल में चला जाएगा। तो वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो जो मैंने बोला कि आउट ऑफ 15,000 10,000 रुपया विल गो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 5,000 विल गो टू P&L अकाउंट। इसको कैसे नरेट करेंगे, पहले तो वो थ्योरी वाला नरेट कर दीजिएगा जो मैंने बोला, फिर सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। देखो now राइट रिनाउंसिएशन का पैसा 15,000 मिला, टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल बिलो कॉस्ट, ये जो फॉल हुआ इतना रुपया इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगा और ट्रांसफर्ड टू P&L 5,000 हो जाएगा। अगर आपको इसका वर्किंग दे दिए मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अगर आप मेरे से जर्नल पूछते हैं, आप एग्जाम में जर्नल भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसिएशन मनी रिसीव्ड 15,000, फिर रिनाउंसिएशन मनी रिसीव्ड डेबिट 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू PL 5,000। वैसे ये कर देने से भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंश्योरेंस क्लेम का सम है। पिछले साल का ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, डेटा इतना सारा दिया हुआ है। आग लगी 29 अगस्त को, स्टॉक वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया, 54,000 का गुड्स को बचा लिया गया,
तो वो लास्ट में जब लॉस निकालते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज माइनस स्क्रैप, तो लॉस निकलता है। ट्रेडर ने डिटेल दिया है, पिछले साल का भी डिटेल है, तो पिछला साल से जीपी रेशियो आ जाएगा। फिर करेंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग टू द डेट ऑफ फायर तक, तो स्टॉक निकल के आ जाएगा। फिर वो लॉस का वर्किंग बना करके क्लेम का वर्किंग बनाना पड़ता है। एकदम सेम सम क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 25 में बनाया हुआ है। मेरे उस समय फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी था, तो लॉस कंप्यूटेशन में फायर फाइटिंग एक्सपेंस को भी ऐड किया जाता है लास्ट में, जो लॉस कंप्यूटेशन होता है। तो उसमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस साल्वेज लेस स्क्रैप ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंस का भी कॉन्सेप्ट था मेरे सम में। यहां पे वो नहीं है, तो एक पैराग्राफ उड़ा दिया गया है, उससे थोड़ा छोटा बन गया सम। बाकी एकदम सिमिलर सम क्लास में बनाए थे, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हायर परचेज ट्रांजैक्शन का समय सेम सम क्लास में नहीं हुआ है, पर इतना बेसिक है कि आपको लगेगा सर ये तो छोड़ सकते थे, पर फिर कुछ तो करेंगे ना आरटीपी के डिस्कशन में। सो देयरफॉर आई एम डूइंग इट फॉर यू। लेट्स सी। X purchased 3 cars from Y on hire purchase basis. Cash price of each car 2 लाख रुपया. Hire purchaser charged depreciation at the rate of 20% WDV. ये उसके अपने बुक्स का है, परचेजर के बुक्स का। 2 cars were seized by the hire vendor on second installment was not paid. 2 साल के बाद at the end of the second year लिखा है। The hire vendor valued these 2 cars at cash price less 30% depreciation. तो अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ कार आपसे पूछूं, each one दो लाख इंटू 0.7 इंटू 0.7। अगर आपको याद हो तो बताओ, नहीं तो फिर आप लोग वैसे लिख के बनाना। 2 लाख माइनस 30%, जितना बचा फिर माइनस 30%, और मैंने इंटू 0.7 टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट है ये। $98,000 इतने रुपये में वो हमारी गाड़ी लेकर के चला गया, एक एक गाड़ी। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखता दी हायर वेंडर स्पेंट 10,000 रुपया ऑन द रिपेयर ऑफ द कार एंड देन सोल्ड द कार्स एट 1,70,000 रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ए अग्रीड वैल्यू ऑफ द 2 कार्स टेकन बैक। ये अग्रीड वैल्यू ऑफ 1 कार, इतना में वो गाड़ी लेकर के गया है। तो अग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स इज इक्वल टू 98,000 इंटू 2, that is 1,96,000। फिर बोला एंड बुक वैल्यू ऑफ द कार लेफ्ट विद द हायर परचेजर। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन के बाद जो बची वो बुक वैल्यू ऑफ 1 कार है। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी तो WDV वाला ही है, और वो 20% करके है, तो 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,28,000। तो हमारे पास जो अपनी एक एक गाड़ी थी वो 1,28,000 की थी। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 20% था ना? हाँ, और उसको वो 98,000 में लेके गया। तो 128 माइनस 98, एक एक गाड़ी में मेरे को 30,000 का नुकसान हुआ। प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर ऑन 2 कार्स टेकन बैक। 1,28 की गाड़ी 98 में गई ना, तो लॉस पर कार इज इक्वल टू 1,28,000 माइनस 98,000, दैट इज 30,000। सो टोटल लॉस 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपया का लॉस हुआ। ये इस तरह से भी वर्किंग बना सकते हो,
इन सब वर्किंग को ऐसे टेबल से नीचे नीचे करके कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन 2 बार करके भी कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, मार्क्स पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो 3 क्वेश्चन पूछा। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ 2 कार्स रिपोजेस्ड 196, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कार दैट रिमेन्ड इन द बुक्स 128, एंड व्हाट इज द लॉस पर कार 30,000, टोटल लॉस 60,000। मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं 11 नंबर सम का। ये देखिए, ये रहा। $196 अग्रीड वैल्यू ऑफ कार्स 196। ये ऐसे टेबल बना के माइनस माइनस करके निकाला है। जो कार बच गया उसका वैल्यू 128 माइनस माइनस करके निकाला है, और जो लॉस हो गया 60,000 का ये इस तरह से निकाला मैंने, 30,000 इंटू 2 करके निकाला। सो इट्स डन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। सम को देख करके आपको याद आ जाएगा कि कम से कम भी 4 या 5 सम अपने बुक में इसी कॉन्टेक्स्ट पे हैं। डिपार्टमेंट एक्स वाई को बेचता है 50% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे, जेड को 20% ऑन कॉस्ट। वाई बेचता है एक्स और जेड को 25 और 15% रिस्पेक्टिवली ऑन सेल्स। सबको सेल्स पे लाना पड़ता है बिकॉज जीपी रेशियो इज ऑन सेल। मैं हमेशा बोलता हूं अगर जीपी ऑन कॉस्ट दिया है तो जीपी ऑन सेल बना देना। जैसे पहला वाला लिखा है 50% ऑन कॉस्ट, तो 50/150 ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट, तो 20/120 ऑन सेल्स। वाई का तो सब ऑन सेल ही दिया हुआ है। जेड का 30% ऑन कॉस्ट, 30/130 ऑन सेल, 40% तो सेल पे ही दिया हुआ है। ये तीनों डिपार्टमेंट का स्टॉक बताया हुआ है। तो अपने को अगर स्टॉक रिजर्व निकालना है तो स्टॉक ये ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई है 75,000। एक्स टू वाई मतलब ये वाला 50% ऑन कॉस्ट माने 1/3। तो आप इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25,000 रुपए का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, याद भी होगा मैंने कई बार बोला, वो स्टॉक रिजर्व किसके पीएल से एलिमिनेट होगा? द आंसर इज जिसने सेल किया है, सेलिंग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से माइनस होगा। अगर किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से माइनस करना है तो, नहीं तो एक्चुअल में ये जो जनरल पीएल बनता है ना, वहां पे स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग होती है। आपने कितने सम डिपार्टमेंट के बनाए होंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग ऑलवेज हैपेंस इन द जनरल पीएल। बट अगर किसी एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिट से माइनस करना है तो वो एक्स डिपार्टमेंट से होगा, क्योंकि एक्स ने माल बेचा है, वाई के पास स्टॉक पड़ा है, पर प्रॉफिट तो एक्स ने अर्न किया है, तो स्टॉक रिजर्व एक्स हटाएगा। अच्छा, खाली स्टॉक रिजर्व हटाने माने स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने बोला है। हम लोग जो सम बनाए थे ना बेटा, उसमें क्या था कि मैनेजरियल कमीशन भी था, और वो लोग कमीशन को बिना माइनस किए हुए माने सॉरी स्टॉक रिजर्व बिना माइनस किए हुए कमीशन निकाल दिया था, जबकि उन्होंने बोला था कमीशन विल बी पेड आफ्टर डिडक्टिंग द स्टॉक रिजर्व। याद होगा वो सम? इसमें तो खाली स्टॉक रिजर्व निकालने बोला है, तो सीधा इस पे 1/3 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 1/3 ना 25,000, इस पे 1/6 8,000, ये डायरेक्टली लिख दिया 25% और 15% मल्टीप्लाई कर दो, ये 30/130 हो जाएगा 12,000, ये 56,000 पे सीधे 40% मल्टीप्लाई कर दो 22,400। तो खाली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। जो मैंने आंसर दिया फिंगर्स पे निकाल करके आप सॉल्यूशन शीट में देखो, टेबल बना के दिया होगा, ये देखिए 25,000, 8,000, 12,500, 12,300, 12,000, 22,400 ऐड। लेकिन इस तरफ से क्यों किया गया? दिस प्लस दिस मेरे सारे सम्स में मैंने कराया था, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट की प्रॉफिट है, सेलिंग डिपार्टमेंट ने ये प्रॉफिट अर्न किया है। अगर आपको किसी एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिट से हटाना होगा तो एक्स की प्रॉफिट से आप 33,000 हटाइएगा। ये हम लोगों ने सम कराया है कई बार, तो इट्स डन। टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 92,200 है। अगर डिसेंट सम होगा ना
तो जनरल पीएल से 92,200 रुपया माइनस किया जाएगा। अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से माइनस करने का रिक्वायरमेंट होगा तो 1 से 33,000, वाई से 24,800, जेड से 34,400 माइनस करेंगे। सेम सम किया था, हम अभी दोबारा सॉल्व नहीं कराएंगे, डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 फॉरेन ब्रांच का है। कुछ बोला नहीं है तो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच मानना है। ब्रांच डॉलर में है, ट्रायल बैलेंस, ये सारे फिगर्स हैं। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, खाली बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज। डॉलर को रुपीज में खाली कन्वर्ट कर देना है बच्चों, कुछ नहीं, खाली कन्वर्ट। हम लोग कन्वर्ट करके पीएल बना करके बैलेंस शीट भी बनाते थे, और इवन अगर कंबाइंड करना होता था ना तो 3 कॉलम का भी पीएल बैलेंस शीट हमने बनाया हुआ है। इसमें खाली कन्वर्जन करना है। तो मैं आपको याद दिला दूं, बिल्डिंग और बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन, प्लांट और प्लांट का डिप्रीसिएशन, 46 रुपीज प्लांट वाला रेट अलग से दिया, फिक्स्ड असेट का रेट। एवरेज रेट है 51, क्लोजिंग रेट है 53, ओपनिंग रेट है 50, बस टोटल 4 ठो रेट दिया हुआ है। तो फिक्स्ड असेट का दोनों रेट 200 और 130 रुपया के लिए लग जाएगा। अब आइए एक एक करके चलते हैं। डेटर क्रेडिटर क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट, परचेजेज एंड सेल्स एवरेज रेट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये वाला फिगर कॉपी हो जाएगा, एचओ वाला फिगर, वेजेज एंड सैलरीज एवरेज रेट, रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस एवरेज रेट, एवरेज है 51, कमीशन इनकम एवरेज रेट, ब्रांच और एचओ का करंट अकाउंट, ये 7 को ये 120 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इतना सिंपल सा सम है, खाली ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने का एग्जांपल है। वैसे मेरा मानना है कि फॉरेन ब्रांच के सम पिछले कई बार आ चुके। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ब्रांच का जो ब्रांच अकाउंट नहीं बनाते क्या, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सम ब्रांच अकाउंट, उसका सम आ सकता है। या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच का टोटल वो या तो जर्नल एंट्री वाला या 3 कॉलम का पीएल बैलेंस शीट वाला सम आएगा इस बार। 14 नंबर सम सिंगल एंट्री का, सिंगल एंट्री इन पार्टनरशिप। सेम सम मेरा नहीं बनाया हुआ है तो क्लास में इसको बनवाएंगे, अभी आप लोग मेरे साथ में बनाइए फॉर प्रैक्टिस। बेसिक सम वी विल डू। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मनीष एंड सुरेश। कैपिटल दिया हुआ है 150-75, क्रेडिटर्स है बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। यू आर गिवन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। पढ़ते हैं, पहले आप भी पढ़ो। सेल एंड परचेज पिछले साल का 3 लाख और 240 है। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। स्टॉक लेवल यूनिफॉर्मली मेंटेन किया हुआ है, माने जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। 40 ओपनिंग स्टॉक है, 40 क्लोजिंग स्टॉक भी है। डिप्रीसिएशन मशीन पे 10% और बिल्डिंग पे 5% चार्ज करना है। रेट दिया हुआ है। बिल्डिंग 1 लाख का है, 10% 10,000 हो जाएगा। नहीं, बिल्डिंग 1 लाख का है, 5% 5,000 हो जाएगा। मशीन पे 10% है, मशीन 65,000 का है तो 6,500 हो जाएगा। सेल के लिए बोला है 43.75% से बढ़ा देंगे। सेल पिछले साल का 3 लाख था, बढ़ा करके लिख देंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। तो जीपी रेशियो तो है ही नहीं अपने पास, कहां है जीपी रेशियो? लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। नहीं दिया ना जीपी रेशियो, नहीं, निकाल लेंगे स्टॉक लेवल को सेम मेंटेन करके।
Business expenditure are 50,000 for the year. All expenses are paid off in cash. Okay. All sales and purchases are on credit basis. There are no cash purchases or sales. ठीक है. You are required to prepare trading PL. और बैलेंस शीट भी नहीं बनाने बोला है, खाली ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है. बहुत ही जल्दी हम लोगों का सोल्यूशन हो जाएगा. आप एक बार सम को वापस से रीड कर लो. हम लोग को ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है. स्टार्ट करें. एक बार देख लो वापस से. पहले जीपी रेशियो निकालते हैं लास्ट ईयर का. For the year ended 31/3/19. To opening stock 40,000. To purchases 240. Buy sales 3 लाख. By closing stock 40,000. To GP 60,000. तो जीपी रेशियो लास्ट ईयर का 20%. अब करेंट ईयर का ट्रेडिंग पीएल बनाना है. खाली ट्रेडिंग पीएल बनाना है, सिंगल एंट्री का फुल फ्लेजेड सम नहीं है. रिविजनल टेस्ट पेपर है ना, थोड़े इजी सम्स हैं. फॉर द ईयर एंडेड आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा. पर्टिकुलर्स अमाउंट जरूर लिखिएगा, नहीं तो एक्सपेंसेस इनकम और अमाउंट जरूर लिखिएगा. बोला स्टॉक लेवल को सेम मेंटेन करना है. सेल्स के लिए बोला है इट इज इंक्रीज्ड बाई 43.75%. तो 3 लाख को 43.75% से बढ़ा दो. 431,250. जीपी इसी का 20% हो जाएगा. $86,250. परचेज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा. सिंगल एंट्री में मैं एक लाइन बोला करता था कि कोई भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा अमाउंट होगा. एक्सपेंसेस में एक तो लिखा है बिजनेस एक्सपेंसेस. अच्छा, फॉर द ईयर ही दे दिया है, पेड नहीं दिया है, फॉर द ईयर ही लिख दिया है. तो आप सीधा उसको लिख दो, टू बिजनेस एक्सपेंस 50,000. फॉर द ईयर लिखा है, पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा है. पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखता ना तो पिछले वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी पेड हो गया होता. तो फिर हम खाली 25,000 ही लिखते पीएल में, क्योंकि 50,000 का टोटल पेमेंट है, 25,000 पिछले साल का पे हो गया होगा, तो बाकी फिर 25,000 इस साल का है. लेकिन यहां तो साफ लिखा है बिजनेस एक्सपेंसेस आर 50,000 फॉर द ईयर. माने पेमेंट ये वाला 50 और वो 25, 75,000 किए होंगे. आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस दिया है ना सब में, ओपनिंग बैलेंस शीट में.
फिर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, 1 लाख का 5% 5,000, फिर डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 65,000 का 10%, 6500 रुपया, बस और कुछ भी नहीं है। तो टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा 24,750 का नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये एक तो छोटा सा सिंगल एंट्री का सम, सेम सम क्लास में नहीं था, लेकिन क्या बोले बताइए, इससे इजी सम और क्या तो होगा। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,750, ये रहा 24,750। सो विद दिस हम लोगों का जो प्रैक्टिकल सम्स था ना, वो सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन करेंगे, विच विल बी फ्रॉम पे, दैट इज फ्रॉम सम नंबर 15 से लेकर के 20 तक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। ब्रेक के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। विल डू ऑल द सम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑन पेपर, ओके, ऑन पेपर, एंड जो एकदम थ्योरी लिखने का था वो बोल करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। मजा आया होगा आप लोगों को आरटीपी बना करके। थैंक यू, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। आइए अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड और बेसिक का रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आरटीपी में जो सम्स है उनको सॉल्व करते हैं। 15 नंबर सम देखिए, विथ रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेम एनी 4 नेम एनी 4 यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, कौन लोग? इन्वेस्टर्स करता है, गवर्नमेंट करती है, क्रेडिटर्स करता है, लेंडर्स करता है, डेटर्स करता है, पब्लिक एट लार्ज करती है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक 4 नाम बताना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज, और थोड़ा ब्रेकअप करके दे दीजिए। What are the issues with which accounting standards deal? There are 4 issues जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। One is recognition, कि जर्नल एंट्री क्या पास करें, लिखें कैसे। One is measurement, कि किस अमाउंट को कितना में लिखें, किस असेट को। अनदर इज प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो में कैसे दिखाएं। एंड लास्ट वन इज डिस्क्लोजर, नोट्स में क्या क्या चीज दिखाएं। सो एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कसेस विथ 4 सब्जेक्ट्स, 4 इश्यूज: रिकग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। 16 का ए, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions regarding accounting standard 1? Briefly describe them. There are 3 fundamental accounting assumptions: going concern, consistency and accrual. गोइंग कंसर्न का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा कि ऑल एंटिटीज दे स्टार्ट देयर बिजनेस विथ अ व्यू टू कंटिन्यू इट फॉर एवर. दे डोंट वांट टू curtail their operations materially. They don't want to close down their operations. They want to continue it forever. कंसिस्टेंसी के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो तो द आइडिया इज कि हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर एक बार अडॉप्ट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल अ चेंज इज वेरी मच नेसेसरी, हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते रहते हैं. अक्रूवल का मतलब हुआ कि
expenses and incomes are recorded as and when they are incurred and earned. Their receipt and their payment is not very important for their recognition in the profit and loss account. तो ये सब नोट्स में हमारे बुक्स में हैं, आप इनको पढ़िएगा. अगला क्वेश्चन, A Limited is engaged in the manufacture of chemical. Raw material X is required. Chemical is Y, उसके लिए raw material X चाहिए. Company provides you with the following information. आइए देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन. रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ है. मिला करके अगर बात करें तो 440 रुपया टोटल कॉस्ट प्राइस होता है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट 320 है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम लोग तब कब यूज करते हैं रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन के लिए. हम लोग क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. बट इफ द फिनिश्ड गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल विल बी इनकॉर्पोरेटेड, if it is not able to recover the cost, then the raw material will be brought down to its NRV and its NRV will be taken as the replacement cost. तो पता करना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में जाएगा वहां पे वो फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट रिकवर कर पाएगा या नहीं, देखेंगे. फिर केमिकल वाइज जो कि फिनिश्ड गुड्स है उसमें मटेरियल 440 रुपया का, लेबर 120 का, वेरिएबल ओवरहेड 80 का, सब मिला दें अगर तो 440, 120 और 80, 640 में फिनिश गुड्स बन रहा है. उसमें फिक्स्ड ओवरहेड का बात हम किए नहीं. 4 लाख रुपया, नॉर्मल कैपेसिटी 25,000. फिक्स्ड ओवरहेड बात किए थे ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द फिनिश गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी. तो 4 लाख को 25,000 से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपया और 16 रुपया और बन गया. तो अपना फिनिश्ड गुड्स का मैं कॉपी में यूज करता हूं. अपने अगर फिनिश गुड्स का कॉस्ट अगर पकड़ें तो 440 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 16, 440, 120, 80 प्लस 16, 656 में फिनिश गुड्स का कॉस्ट है. तो मैं ऐसे करता हूं, फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल कॉस्ट 656, 440 लिख दिया आपके लिए. हाँ, आगे पढ़ते हैं. मेरे पास रॉ मटेरियल 1000 यूनिट है और फिनिश गुड्स 2400 यूनिट है. क्वांटिटी फिनिश गुड्स 2400 यूनिट, रॉ मटेरियल 1000 यूनिट. ठीक है, बढ़िया है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड केमिकल वाई अकॉर्डिंग टू AS2 व्हेन NRV ऑफ केमिकल वाई इज 600 पर यूनिट. फिनिश गुड्स का NRV दिया हुआ है 600. चेक करो क्या फिनिश गुड्स अपने कॉस्ट को रिकवर करके दे पाएगा. क्या हम फिनिश गुड्स बेचेंगे तो प्रॉफिट कमा पाएंगे. क्या मेरा फिनिश गुड्स लॉस मेकिंग है. द आंसर इज यस, मेरा फिनिश गुड्स लॉस मेकिंग है. हम फिनिश गुड्स बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, हमको लॉस होगा. हमारा फिनिश गुड्स कॉस्ट रिकवर करके नहीं दे पा रहा है. तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे होगा. तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन इज 2400 यूनिट इंटू 600 विच एवर इज लोअर, 14,40,000. और क्योंकि फिनिश गुड्स कॉस्ट को रिकवर करके नहीं दे पा रहा है, रॉ मटेरियल विल बी ब्लॉट डाउन टू इट्स NRV विच इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन इज 320. तो रॉ मटेरियल को हमको 320 पे वैल्यू करना पड़ेगा क्योंकि फिनिश गुड्स कॉस्ट रिकवर करके नहीं दे पा रहा है. तो रॉ मटेरियल विल बी ब्रॉट डाउन टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट. उसमें कहानी है कि इफ द रॉ मटेरियल्स प्राइसेस आर ऑन अ डिक्लाइन, एंड जो कि दिख रहा है डिक्लाइन पे है, 440 का 320 हो गया एकदम खरीद दाम, एंड फिनिश गुड्स आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल विल बी ब्रॉट डाउन टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन 3,20,000 पे होगा. टोटल वैल्यूएशन मेरा इन्वेंट्री का 17,60,000 रुपया हो जाएगा. वी हैव डन दिस काइंड ऑफ सम्स. राइटिंग का पूरा प्रैक्टिस कराया हुआ है, अच्छे से देखिएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओमेगा लिमिटेड एक मशीनरी का सप्लायर है. 3 महीना लेता है उसको इंस्टॉल करने में. हमारा इंस्टॉलर फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है उसको लगाने के लिए. 1,40,000 का टोटल खर्चा लगा फाउंडेशन बनाने के लिए. टेक्नीशियन ने 45,000 पर मंथ करके 3 महीना काम किया. मशीन 1,58,00,000 में खरीदी गई. 50,000 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा. आर्किटेक्ट ने 30,000 रुपया लगाया सुपरविजन के लिए. कॉस्ट निकालने बोला है.
एक ही फंडा है। अगर हम लोग मशीन को खुद ला करके लगाते हैं, then the cost will include all the cost which have been incurred to bring the machinery to a location and condition in which it is ready to work as intended by the management. और ये पांचों का पांचों खर्चा are necessary for bringing the asset to its present location and condition in which it is ready to work in the manner intended by the management. ये थ्योरी लिख करके सारे खर्चे को इस तरह से ऐड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,58,00,000। साइट प्रिपरेशन आप अच्छा से फुल फॉर्म में लिखिएगा 1,40,000। टेक्नीशियंस चार्जेस 45,000 इंटू 3 1,35,000। ट्रांसपोर्टेशन 50,000। आर्किटेक्ट्स फीस 30,000। 1,58,00,000, 1,40,000, 1,35,000 और 50 और 30 80,000, 1,61,55,000 पे मेरा मशीन, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरी बैलेंस शीट में आएगा। तो आप इसमें ज्यादा भाषण नहीं करना, वो डेफिनेशन लिख दीजिएगा वो वाला कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू अ लोकेशन एंड कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू वर्क इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। फिर ये पांचों खर्चा का नाम अच्छे से फुल फॉर्म में मैंने जैसे लिखा वैसे नहीं, पूरा अमाउंट, टोटल कॉस्ट, बस। आगे AS11 द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लासिफाई विच ऑफ द आइटम्स आर मॉनिटरी विच आर नॉन मॉनिटरी। एक ही लाइन में बोला था, मॉनिटरी आइटम्स के रियलाइजेबल वैल्यू रोज रोज बदलते नहीं हैं, नॉन मॉनिटरी आइटम के रियलाइजेबल वैल्यू रोज रोज बदलते हैं। देयर आर 3 नॉन मॉनिटरी आइटम्स, फिक्स्ड सेट, इन्वेंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। ऑल अदर आइटम्स आर मॉनिटरी इन नेचर। तो ये देखिए फिक्स्ड सेट, ये नॉन मॉनिटरी है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये भी नॉन मॉनिटरी है। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ये मॉनिटरी है। शेयर कैपिटल के बारे में मैंने कभी अलग से आपको नहीं बताया कि शेयर कैपिटल मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है, बस इसको याद रख लीजिए। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि शेयर कैपिटल जो है उसको नॉन मॉनिटरी माना जाता है। और नॉन मॉनिटरी आइटम में जनरली क्या होता है कि जिस दिन आप उनको अक्वायर करते हो उसी दिन के वैल्यू पे उनको लिखा जाता है, इफ दे आर मेजर्ड एट कॉस्ट। अगर वो फेयर वैल्यू पे मेजर्ड होते हैं तो फिर जिस दिन हम लोग उनको फेयर वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू पे AS11 उसको बोलता है कि ट्रांसलेट करना है। सो बेसिकली शेयर कैपिटल को आपको नॉन मॉनिटरी मान करके आगे बढ़ना है। कहां गया? तो शेयर कैपिटल को नॉन मॉनिटरी मानना है। ओके, हम लोग जब ब्रांच पढ़ रहे थे तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह नहीं, कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह पढ़ रहे थे। तो शेयर कैपिटल इज एन अज्यूम्ड नॉन मॉनिटरी आइटम। फिक्स्ड सेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री हमेशा नॉन मॉनिटरी होता है, रोज उसके मार्केट वैल्यू बदलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल वगैरह मॉनिटरी होता है, बाकी सारा आइटम मॉनिटरी होता है। आइए डिस्कस करते हैं। गुड्स परचेज्ड, बी नंबर क्वेश्चन। गुड्स परचेज्ड 1119, $15,000, $75 करके। एक्सचेंज रेट ईयर एंड में 74 हो गया, तो ये क्रेडिट परचेज है। वी आर अज्यूमिंग दैट इट्स अ क्रेडिट परचेज। तो गेन लॉस निकालने बोल रहा है तो क्रेडिटर होगा तभी तो गेन लॉस निकलेगा। तो परचेज टू क्रेडिटर $75 करके हुआ था पर डॉलर, ईयर एंड में 74 हो गया। तो आपको मालूम होगा हर मॉनिटरी आइटम को ईयर एंड पे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे वैल्यू किया जाता है और उसके कारण जो भी प्रॉफिट लॉस आता है पीएल में भेजते हैं। तो मेरी लायबिलिटी 1119 को 75 रुपीज पर डॉलर थी, एक ईयर एंड में 74 हो गया तो $1 पर डॉलर मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो $15,000 का $15,000 मैं 19 माने ये जो वाला जो साल है 18-19 इस साल के पीएल में भेजूंगा। और उसके बाद मैंने 3 महीने में सेटल कर दिया और सेटलमेंट के समय और एक्सचेंज रेट गिर गया तो
तो 74 से जो 73 आ गया, ₹1 पर डॉलर मेरे को और प्रॉफिट हुआ। क्रेडिटर के वैल्यू के गिर जाने के बाद मेरे को पेमेंट करना कम पड़ा, तो ये ₹1 का प्रॉफिट मेरे को और हुआ। ये 15,000 हम अगले साल के पीएल में भेजेंगे और ये 15,000 हम पिछले साल के पीएल में भेजेंगे। तो 15,000 विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम। 15,000 will be recorded as an income in which year? In the year 18-19, and then 15,000 will be recorded in the P&L as an income in the year 19-20. 18-19 में क्यों भेजेंगे? क्योंकि every monetary item needs to be measured at closing exchange rate at each year end, and whatever difference arises, it goes to profit and loss account. Next item. How would you treat the following in the accounts with regard to AS12 government grant? 35 lakh received from local authority for providing medical facility to employees. Providing medical facilities to employees is a revenue grant, is a revenue item. If you are getting a grant for that, it's a revenue grant, and all revenue grant is an income or are incomes, they go to profit and loss account. As per AS12 करके लिख दीजिएगा, as per AS12 accounting for government grant, all revenue grants are treated as income and credited in the profit and loss account. There is an alternate way of presenting by reducing it from the respective expense. तो यहाँ पे 35 लाख को मेरे एक्सपेंस से माइनस करके नेट करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो एक्सपेंस को फुल अमाउंट में और ग्रांट को 35 लाख इनकम साइड में, अदर इनकम में, क्रेडिट में दिखा सकते हैं। नंबर 2, 100 lakhs received as subsidy from the central government for setting up a unit in the notified backward area. अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में कोई भी प्लांट सेट करते हैं, उसके लिए अगर मुझे कोई भी सब्सिडी मिलती है, that is considered to be grant in the nature of promoter's contribution. The government want to promote my business in a backward area so that backward area will be promoted to a forward area. तो इस तरह के grants are grant in the nature of promoter's contribution and hence they should be credited to capital reserve. Therefore ये 100 लाख रुपीस जो बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेट करने के लिए मुझे मिला, इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड ने 600 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इन द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ऑफ विच 50% इज लॉन्ग टर्म, 50% इज करेंट इन्वेस्टमेंट। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 200, तो अगर 50-50% कर ले तो 100-100। तो जो करेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको तो वी वैल्यू एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट है 300 लाख, मार्केट प्राइस है 100 लाख, तो 300 और 100 विच एवर इज लोअर हम लोग 100 पे वैल्यू करेंगे और 200 लाख विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फार एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड, जो आधा 300 लाख का लॉन्ग टर्म है, दे विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट। हाउएवर, if there is a permanent decline and the company feels that it is not going to fetch more than 100 in future, तो फिर परमानेंट डिक्लाइन के केस में भी 200 लाख का लॉस बुक करना पड़ेगा और 200 लाख का प्रोविजन बना करके इन्वेस्टमेंट को 100 पे वैल्यू करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू जज कि वेदर दिस डिक्लाइन ऑफ 300 to 100 इज ए परमानेंट और टेम्पोररी डिक्लाइन। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द कंपनी हैज लॉस्ट अ केस ऑफ कॉपीराइट और उसकी वजह से उसका इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू जो है वो गिर गया है। तो अगर कॉपीराइट अगर उसका बिजनेस इस कॉपीराइट पे डिपेंडेंट है और आगे वो कंपनी रिवाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने कॉपीराइट वो हार गई है, तो इसको परमानेंट डिक्लाइन मान सकते हो। वैसे सब में लिखा है, देखो, कंसीडरिंग द डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉन टेम्पोररी। नॉन टेम्पोररी मीन्स परमानेंट। और अगर ये परमानेंट डिक्लाइन है, जो कि साफ लिखा हुआ है, अगर क्या बोलूं अब मैं, तो पूरा 100 लाख पे ही मुझे इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म को भी, और वहां भी 200 लाख रुपए के लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सो करेंट तो 100 पे वैल्यू होगा ही, लॉन्ग टर्म भी 100 पे वैल्यू होगा और 200 400 लाख पीएल में भेजना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इज ऑन बोरोइंग कॉस्ट। सम बोलता है वाइटल लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट एट 10% पर एनम। अगर बॉयलर प्लांट क्वालिफाइंग असेट है तो 15 करोड़ रुपया जो ब्याज है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years। मेरी बात छीन लिया उसने मुंह की। 4 years मतलब क्वालिफाइंग असेट, 1 साल से ज्यादा लग रहा है। क्वालिफाइंग असेट होने से ब्याज कैपिटलाइज होता है। सिंस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%,
द अकाउंटेंट कैपिटलाइज 19.5, उसने 150 पे 13% मल्टीप्लाई कर दिया। ये रॉन्ग है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरल पर्पज बोरोइंग के लिए यूज होता है, ये तो स्पेशल बोरोइंग है। स्पेसिफिकली आपने 150 करोड़ रुपया बोरो किया है बॉयलर प्लांट लगाने के लिए, तो आपको 15 करोड़ रुपया का ब्याज कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 19.5 करोड़ रुपया का थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग। फॉर एनी स्पेशल पर्पज बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट अगर है, मैं बोलता था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट, DABC, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट है। बोरोइंग हैज बीन टेकन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयलर प्लांट इज अ डायरेक्ट बोरोइंग। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट विल डायरेक्टली बी कैपिटलाइज्ड, तो 15 करोड़ कैपिटलाइज होगा। ड्यू टू सरप्लस फंड आउट ऑफ 150 करोड़ एंड इनकम ऑफ 1.5 करोड़ इज अर्न्ड विच वॉज क्रेडिटेड टू P&L। रॉन्ग। अगर बोरोड मनी को मैं थोड़े दिन के लिए इन्वेस्ट करके कोई इनकम अर्न करता हूं, वो PL में क्रेडिट नहीं होगा, वो मेरे कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट को कम कर देगा। ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो हम ये बोलेंगे कि माई बोरोइंग कॉस्ट इज 150 इंटू 10%, मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बोलूं 15 करोड़, एंड देन टेम्पररी इनकम या इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ अगर मैं माइनस करूं तो मेरे को 13.5 करोड़ रुपया टू बी कैपिटलाइज्ड होगा। सेम सम क्लास में कराया हुआ है। फिर लिखा व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट विल सीज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जब हमारा एसेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। कई बार क्या होता है कि एसेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन हियर एंड देयर बाकी रहता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। इसको इसलिए बोला जाता है व्हेन ऑल द एक्टिविटीज, व्हेन सब्सटैंशियली ऑल द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू गेट द एसेट कंस्ट्रक्टेड आर कंप्लीटेड, वी विल सीज द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सम ऑफ द पेमेंट्स में कम लेटर, सम ऑफ द छोटा मोटा काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता रहेगा। बेसिकली अगर एसेट बन के रेडी है, इफ इट इज वर्केबल इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, द कैपिटलाइजेशन प्रोसेस विल सीज। ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर से बोलूं, उन्होंने बोला कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। पहला, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन कॉस्ट को यूज करना इज रॉन्ग, ये स्पेशल बोरोइंग कॉस्ट है, तो डायरेक्टली बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% यूज नहीं होगा। दूसरा, टेम्पररी इनकम को PL में डालना इज रॉन्ग, वो बोरोइंग कॉस्ट के साथ माइनस होगा। फिर ये वाला वर्किंग दिखा करके 13.5 करोड़ कैपिटलाइज होगा, ये आपको आंसर शीट में लिखना होगा। सो विद दिस माई डिस्कशन ऑन RTP इज ओवर। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा कि रिविजनल टेस्ट पेपर के रिविजनल सम्स वेयर वेरी 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 इजी। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को ये RTP जब दे दूंगा, आप लोग इसका वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। पहले RTP को डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, मैं इसका PDF भी दे दूंगा आप लोगों को, और देख करके फिर हमको कमेंट कीजिए। अगर मुझे लगा कि और पुरानी RTP का भी रिवीजन कराना चाहिए तो मैं और RTP का भी रिवीजन करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्टडीइंग। थैंक यू। अच्छा, क्लोज करने के पहले खाली एक लाइन बोल दूं, CRR 3% लेना है अगर रेट नहीं दिया एग्जाम में तो, और SLR अब मैं देख रहा हूं 18% लेना है, नॉट इवन 18.25, नॉट इवन 18.5। अगर कुछ नहीं बोला तो ये दोनों रेट लीजिएगा प्लीज। पहले मैंने कुछ बच्चों को 18.25 और कुछ 18.5 भी बताया है। उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है आप उसको बदल करके RTP के हिसाब से 18% आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये 6 महीना पुराना रेट है और 6 मंथ हो जाने से, नवंबर के पहले 6 मंथ हो जाने से 18% लेना चाहिए। ये अप्रैल से इफेक्टिव है, अप्रैल 11 तारीख से। तो अप्रैल 11 से अगर आगे बढ़ाएं 6 महीना तो अक्टूबर 11 होता है। हाँ, अक्टूबर 11 होता है। तो अक्टूबर 11 में 6 महीना कंप्लीट हो रहा है अपना, तो नवंबर में एग्जाम है, तो इसको 18% लेकर के आप एग्जाम बनाइएगा। 3% इज CRR एंड SLR इज 18%। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा था, एक बार वापस से दिखा दूं। 18% फ्रॉम अप्रैल 11, 2020। अप्रैल में वैसे तो लॉकडाउन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं इस केस में।
अप्रैल 11 2020 से 18 हो गया है, तो अपन 18 यूज करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और सीआरआर 3% हो गया है, सीआरआर बहुत दिन से 3% है, सीआरआर आपको 3% लेके सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो, क्वेश्चन में अगर कुछ बोल दिया तो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन वाला रेट ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।